वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको देखते जाएंगे जल्दी जल्दी। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज अंग्रेजी में स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तकों में इनकी गणना की जाती है। आलोचकों की मान्यता है कि इन दोनों के प्रसिद्ध कविता संग्रह लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन काल से अंग्रेजी में स्वतंत्रतावाद का आरंभ हुआ। स्वतंत्रतावाद की पूर्व पीठिका ड्राइडन ने अपने अंतिम वर्षों में आगामी साहित्यिक विकास की दिशा निर्धारित कर दी थी। यह दिशा नवशास्त्रवाद और नव अभिजात्यवाद की ओर थी। फ्रांस में तो 17वीं सदी के उत्तरार्ध में ही नव्य शास्त्रवाद अपने पूरे उभार पर था। इस युग के प्रतिनिधि आलोचक हैं डॉक्टर जॉनसन। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के सहयोगी प्रयास लिरिकल बैलेड्स में नए भावबोध की कविताएं थीं। कालांतर में इन कविताओं ने पुराने नव्य शास्त्रवादी बोध को विस्थापित कर नए स्वतंत्रतावादी बोध को प्रतिष्ठित किया। साहित्य के क्षेत्र में इस नवीन परिवर्तन को स्वतंत्रतावाद की संज्ञा दी गई। अभिजात्यवाद और स्वतंत्रतावाद। अब नव अभिजात्यवाद और अथवा नव्य शास्त्रवाद का संबंध भी अभिजात्यवाद से है। अभिजात्यवाद और स्वतंत्रतावाद में क्या अंतर है? अभिजात्यवाद शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। यूरोप में 3 ऐसे युग हैं जिनका उल्लेख अभिजात्यवादी युग के रूप में किया जाता है। सबसे पहले तो यूनान में पेरिक्लेस का युग। साहित्य में इसका प्रतिनिधित्व स्काइलिस और सोफोक्लेस करते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांतकार हैं अरस्तु, सिसोरो और वर्जिल के युग का उल्लेख अभिजात्यवादी युग के रूप में किया जाता है। यह रोमी साहित्यिक अभिजातवादी युग है। इसके प्रमुख सिद्धांतकार हैं होरेस। ठीक है, फिर ये दोनों प्राचीन युग ही हैं। तीसरे जो है फ्रांस में सेंट लुई के युग और इंग्लैंड में 18वीं सदी के साहित्य को अभिजात्यवाद से संबद्ध माना गया है। फ्रांस में इसका साहित्यिक प्रतिनिधित्व कार्नाई और रासन करते हैं और इंग्लैंड में पॉप एडिसन और डॉक्टर जॉनसन जैसे लेखक। चूँकि इस युग में अभिजात्यवादी यूनानी रोमी, विशेष रूप से रोमी काव्य प्रतिमानों का नए सिरे से अनुकरण किया गया है, इसीलिए इसे नव अभिजात्यवाद अथवा नव्य शास्त्रवाद की संज्ञा दी गई है। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि फ्रांस और इंग्लैंड के नव्य शास्त्रवाद में मुख्य रूप से रोमी अभिजात्यवाद का अनुकरण किया गया था। यूनानी संस्कृति दरबारी संस्कृति नहीं थी, इसीलिए उसमें एक खास तरह की भव्यता और कल्पनाशीलता है। इसके अतिरिक्त रोमी संस्कृति सामंती सरकारों में जकड़ी हुई दरबारी संस्कृति थी। साथ ही यह यूनानी संस्कृति के सयास अनुकरण के आधार पर निर्मित हुई थी। फ्रांस और इंग्लैंड के कवियों ने मुख्य रूप से इस रोमी अभिजात्यवाद का अनुकरण किया था, स्काइलिस और सोफोक्लेस के अभिजात्यवाद का नहीं। नव्य शास्त्रवाद साहित्यिक अनुभव की सक्रियता पर आधारित था। पुनर्जागरण कालीन इटली और 17वीं शताब्दी के फ्रांस में एक से एक जड़ अरस्तुवादी हुए थे, जो प्राचीन साहित्य चिंतकों द्वारा बताए गए नियमों को अटल मानते थे। यही वजह है कि उन्होंने अनुवृत्तियों के पालन पर इतना बल दिया। इस युग में कविता अभिजात वर्ग के मनोरंजन को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी, इसीलिए इसमें विदग्धता और अभिव्यक्ति कौशल पर अधिक बल दिया गया। भाषा का अभिजात स्वरूप बनाए रखने के लिए उसे बोलचाल की भाषा से यथासंभव दूर रखा जाता था। परिणाम स्वरूप ऐसी रूढ़, कृत्रिम और आडंबरपूर्ण काव्य भाषा विकसित हो गई थी, जो न तो बोधगम्य थी न भावदीपन में सामर्थ्य। उसका विकास काव्य परंपरा में हुआ था, जनजीवन से उसे कुछ लेना देना नहीं था। वर्ड्सवर्थ जैसे स्वतंत्रतावादी कवियों ने इसी रूढ़ और कृत्रिम काव्य भाषा का विरोध किया था। वह वास्तव में अभिजात वर्ग और
वर्गीय संस्कृति का विरोध था। 18वीं सदी को तर्क या विवेक का युग कहा जाता। इस युग में एक तो हॉब्स और लॉक जैसे अनुभववादी दार्शनिकों का विवेक था जिसका क्रांतिकारी महत्व है। दूसरा एडिसन और डॉक्टर जॉन जैसे आलोचकों और पॉप जैसे कवियों का विवेक था जिसने सामान्य अभिजात वर्ग और उसके मूल्यों को बनाए रखने में मदद दी। जो कि कुछ अभिजात वर्ग को रुचिकर लगता है वह उचित है, उचित है, विवेकपूर्ण है। इसके अलावा जो कुछ है वह अनुचित है, अविवेकपूर्ण है, अशास्त्रीय है। 18वीं शताब्दी में शेक्सपियर और मिल्टन जैसे पुनर्जागरणकालीन साहित्यकारों की उपलब्धियों को नकारा गया है। विदिग्धता, शब्द आडंबर आदि जो उसके सतही रूप थे उन्हें अधिक महत्व दिया गया, किंतु उसके वास्तविक मानवतावाद की उपेक्षा कर दी गई। स्वतंत्रतावाद के सूत्रधारों ने इस विरासत को फिर से पहचाना और विभिन्न संदर्भों में शेक्सपियर और विशेष रूप से मिल्टन को याद किया। इस युग में लॉक जैसे अनुभववादी, गॉडविन जैसे सामाजिक विचारकों के अलावा बर्न्स, ब्लैक, टॉमसन, काउपर जैसे कवि पैदा हुए थे जिन्होंने सामंती या अर्ध सामंती संस्कृति के खिलाफ विद्रोह किया। औद्योगिक क्रांति ने धीरे धीरे अभिजात वर्ग की संस्कृति के सामाजिक आधार को कमजोर किया। ऐसी सामाजिक स्थिति में एडिसन, जॉनसन, पॉप जैसे लोगों की संस्कृति, उनकी कविता और आलोचना प्रतिमान पुराने पड़ गए। एक नई संस्कृति सामने आई जिसमें जनता के बड़े वर्ग, विशेष रूप से मध्य वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व था। स्वतंत्रतावादी आंदोलन ने इस ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति की। स्वतंत्रतावादी कविता में इंद्रिय बोध, भाव, आवेग, कल्पनाशीलता, स्वतःस्फूर्त प्रेरणा, यथार्थ के बजाय स्वप्न, पलायन आदि विशेषताएं देखने में आती। इस युग में गहराई से अनुभूत भावों की अभिव्यक्ति वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और बायरन, शेली, किट्स जैसे सभी प्रमुख स्वतंत्रतावादी कवियों ने भाव के चित्रण पर बल दिया। नव्य शास्त्रवादी कविता में भी भाव होते थे, किंतु वे सामान्य भाव होते थे। अधिक बल, शिल्प, अभिव्यक्ति कौशल पर रहता था। वर्ड्सवर्थ ने कविता को भाव का सहज उच्छलन कहा। कॉलरिज के अनुसार महान कवियों की रचनाओं में भाव को सतत अंत प्रवाह रहता है। साहित्य की सारी पूंजी भाव को लेकर है, किंतु अमर्यादित होने पर यह भावुकता अर्थहीन हो जाती है। जिसे हम संस्कार या संस्कृति कहते हैं वह भाव के परिष्कार या नियंत्रण से उत्पन्न होती है। भावों के साथ बुद्धि या विचार का सहयोग चाहिए। स्वतंत्रतावादी कवियों ने भाव को विचार और दर्शन से संयुक्त किया। भाव और ज्ञान इन कवियों के लिए परस्पर विरोधी नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे केवल भाव काफ़ी नहीं है वैसे ही केवल विचार भी काफ़ी नहीं। कॉलरिज के अनुसार मात्र विचारात्मक शक्ति से जो चीज़ें जन्म लेती हैं उनमें मृत्यु की गंध होती है। स्वतंत्रतावादी की एक महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने मनुष्य की कल्पना को स्वाधीन किया। नव्य शास्त्रीय कवियों के सीमित सौंदर्य बोध ने काव्य वस्तु को बहुत संकुचित कर दिया। वस्तुओं के अंतरतम में पैठ डूबकर उनके सूक्ष्म रहस्यों को समझने का कौतूहल। पेटर ने स्वतंत्रतावाद को सौंदर्य में अद्भुत का योग कहकर परिभाषित किया। सौंदर्य तो सामान्य तत्व है जो अभिजात्यवाद और स्वतंत्रतावाद दोनों में मिलता है। स्वतंत्रतावादी इस सौंदर्य में अद्भुत का संयोग कर देते हैं जिससे जानी पहचानी और परिचित चीज़ों में नवीन परिचय की दीप्ति आ जाती है। जिज्ञासा और कौतूहल की उक्त वृत्ति ने ही स्वतंत्रतावादी कवियों की कल्पना शक्ति का प्रसार किया। पूर्ववर्ती नव्य शास्त्रवादी युग में कल्पना के पर जैसे बांध दिए थे। स्वतंत्रतावाद की एक बहुत बड़ी देन यह है कि उसने मनुष्य की कल्पना को मुक्त और स्वाधीन किया। यह मुक्ति वस्तु के स्तर पर भी दिखाई देती है और शिल्प के स्तर पर भी। 18वीं सदी में छंद एकदम साक्ष्यबद्ध होते थे। पाठक को यह पता रहता था कि कब यति आने वाली है और कब अत्यानुप्रास आने वाला है। छंद की मुक्ति के लिए शेक्सपियर तथा उसके पूर्ववर्ती युग की छंद शैलियों को फिर से प्रचारित किया गया। बैलेड काव्य रूप में छंद इतना मुक्त है कि
पुनर्जागरण काल के बाद उतना मुक्त कभी नहीं देखा गया। कल्पना के ऐश्वर्य का जो साक्ष्य वर्ड्सवर्थ में रचनात्मक स्तर पर मिलता है वह कॉलरिज में विवेचना के स्तर पर। कॉलरिज ने अत्यंत कल्पनाशील कविताएं रची। कल्पना को स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज शब्द के रूप में प्रतिष्ठित किया। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्वच्छंदतावादी युग का मुख्य काव्य रूप प्रगति है। वर्ड्सवर्थ और शेली ने कुछ अद्भुत प्रगीत लिखे जो अपनी ज्योतिर्मयता के कारण विश्व साहित्य की अमूल्य निधि हैं। प्रगीत स्वच्छंदतावादी युग की देन है, इसमें संदेह नहीं, किंतु कुल मिलाकर इस युग की अधिकांश कविताएं वर्णनात्मक हैं, नाटकीय हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य में एक और क्रांतिकारी चेतना दिखाई देती है तो दूसरी ओर दुख, निराशा और पलायनवादी रुझानें भी हैं। सामाजिक प्रगति के लिए जनता जो संघर्ष कर रही थी, स्वच्छंदतावादी कवि उसके साथ थे, किंतु राजनीतिक स्तर पर इस समय ऐसा कोई संगठन नहीं था जो संघर्ष को वाणी देता। दुख, निराशा, पलायन आदि का यही कारण है। बाहर की दुनिया से बचने के लिए वे सपने की दुनिया रचते हैं जहाँ उनके तनाव को शांति मिले। किट्स में यह प्रवृत्ति अधिक मुखर है। ये कवि सामाजिक परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, इसीलिए उनमें एक प्रकार के आदर्शीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्राचीन यूनान का आदर्शीकरण किया गया। दास प्रथा और स्त्रियों की निम्न स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस प्रकार मध्यकाल का आदर्शीकरण किया गया और उसकी क्रूरता और बर्बरता की उपेक्षा कर दी गई। कॉलरिज अपनी कविताओं में मध्यकाल का वातावरण रचते हुए दिखाई देते हैं, जबकि किट्स यूनान की आदर्शीकरण में अधिक रुचि लेते हैं। स्वच्छंदतावादी कवियों ने निराशा और पलायनवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ भी संघर्ष किया। अभिजात्यवादी मूल्यों पर आधारित अपने युग की समाज व्यवस्था की उन्होंने कटु आलोचना की। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं में आम आदमी के दुख दर्द का चित्रण किया। सभी स्वच्छंदतावादी कवियों की अपने युग के सामाजिक प्रश्नों में गहरी दिलचस्पी थी। अधिकांश कवियों ने अपनी रचनाओं में सामाजिक प्रगति की धारणा का समर्थन किया। कॉलरिज और शेली पहले यूरोपीय विचारक थे जिन्होंने मल्स की आलोचना की। स्वच्छंदतावादी कवि अपने युग के वैज्ञानिक चिंतन से गहरे जुड़े हुए थे। अपने सृजनात्मक दौर में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज पर बेकन, लॉक, हॉटेल की वैज्ञानिक परंपरा का गहरा असर था। इस प्रकार स्वच्छंदतावादी रचनाकारों ने अपने काव्य में एक नवीन यथार्थवाद का विकास किया। पुनर्जागरण युग के बाद यह निश्चय ही अंग्रेजी कविता का सबसे समृद्ध युग था। विलियम वर्ड्सवर्थ। अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों में वर्ड्सवर्थ का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। वे मूलतः कवि थे, आलोचक नहीं। शेक्सपियर और मिल्टन के बाद वे अंग्रेजी के तीसरे सबसे बड़ी कवि हैं। कुछ कविताएं, विशेष रूप से प्रगति, विश्व साहित्य की अमूल्य निधि हैं। सामंतवाद के दमन और उत्पीड़न के प्रति विद्रोही होकर वे ग्राम्य जीवन और प्रकृति सौंदर्य की ओर उन्मुख हुए थे। इस अवस्था में मनुष्य स्वाधीन था। रूसो ने इन विचारों को अविस्मरणीय शब्दावली में व्यक्त किया है। मनुष्य जन्म से स्वाधीन है, किंतु सभी जगह पर वह अपने आप को श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ पाता है। आलोचना में वर्ड्सवर्थ की कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐतिहासिक परिस्थितियों के दबाव में वे एक नए आंदोलन के सिद्धांतकार बने। 1798 में अपने मित्र कॉलरिज के सहयोग से उन्होंने एक युगांतकारी पुस्तक निकाली थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। इस संग्रह में कुल 23 कविताएं थी, जिनमें 19 कविताएं वर्ड्सवर्थ की थी और 4 कॉलरिज की। लिरिक या प्रगति का संबंध स्वच्छंदतावाद से है। बैलेड शेक्सपियर और उससे पहले के युग का लोकप्रिय काव्य रूप था। इस संग्रह के माध्यम से वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज एक और लिरिक कविता का विकास कर रहे थे और दूसरी ओर उसका संबंध प्राचीन लोक साहित्य से जोड़ रहे थे। लिरिकल बैलेड्स में नए भावबोध की कविताएं थी। 1800 में लिरिकल बैलेड्स का दूसरा संस्करण आया। इसमें वर्ड्सवर्थ ने 38 नई कविताएं जोड़ी। वर्ड्सवर्थ ने नव अभिजात्यवादी काव्य भाषा की आलोचना की। साहित्य जगत में यह भूमिका
प्रेफरेंस टू लिरिकल बैलेट्स नाम से विख्यात है। आलोचक के रूप में वर्ड्सवर्थ की कीर्ति का आधार यह भूमिका ही है। 1802 में लिरिकल बैलेट्स का तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। 1802 में संस्करण में जो सामग्री जोड़ी गई उसमें कल्पनाशीलता पर अधिक बल है और इसकी भाषा का स्वर अत्यंत उदात्त है। द्वितीय संस्करण के आमुख में कल्पना तत्व की जो कमी रह गई थी उसे यहाँ पूरा कर लिया गया है। इस पर कॉलरिज का प्रभाव प्रत्यक्ष है। 1815 के चौथे संस्करण के लिए वर्ड्सवर्थ ने नया आमुख लिखा। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण 1798, 1800, 1802 और 1815 प्रकाशित हुए। इसकी भूमिका में वर्ड्सवर्थ बराबर संशोधन परिवर्धन करते रहे। बार बार सुधार करने से भूमिका में अंतर्विरोध आए। इन अंतर्विरोधों का स्वयं वर्ड्सवर्थ को एहसास था। आमुख में 2 परस्पर संबंध प्रश्न उठाए गए हैं। पहला यह कि कविता की भाषा का साधारण जीवन की भाषा से क्या संबंध होना चाहिए। दूसरा, कविता की विषय वस्तु का स्वयं जीवन से क्या संबंध है। कविता में ऐसी भाषा का व्यवहार करना चाहिए जिसका प्रयोग सामान्य जन अपने यथार्थ जीवन में करते हैं। अभिजात वर्गीय भाषा सामान्य जनों की भाषा नहीं है, अतः उसे कविता की भाषा बनाए रखना उचित नहीं। कविता की विषय वस्तु को भी वे सामान्य जनों तक, विशेष रूप से गांव के किसानों तक ले जाना चाहते थे। जो कविता कुछ सीमित उदाहरण को छोड़कर अभिजात वर्ग तक सीमित थी, उसे वे एक नए धरातल पर विकसित करना चाहते थे। वर्ड्सवर्थ का यह आमुख ऐतिहासिक महत्व का स्थायी दस्तावेज है। इसे उचित ही स्वतंत्रतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। लिरिकल बैलेट्स का पहला संस्करण जिसमें यह आमुख नहीं था, दूसरे संस्करण में आमुख से इन कविताओं के बारे में पाठक वर्ग की राय बदलने में निश्चय ही मदद मिली। आमुख के प्रकाशन से पहले जो काव्य अभिरुचि हावी थी उसका निर्माण प्रसिद्ध नव अभिजात्यवादी आलोचक डॉक्टर जॉनसन कृत लाइव्स ऑफ द पोएट्स के आधार पर हुआ था। उस समय ऐसा लगता था कि यह अभिरुचि स्थायी है और इसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है, किंतु 10 साल के अंदर ही इसका स्थान एक नई काव्य अभिरुचि ने ले लिया, जिसका बहुत कुछ श्रेय लिरिकल बैलेट्स के इस आमुख को है। युग की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं ने स्वतंत्रतावादी आंदोलन और स्वयं वर्ड्सवर्थ के चिंतन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इनमें पहली घटना है फ्रांस की राज्य क्रांति। यह क्रांति 1789 में हुई थी। 1719 की गर्मियों में वर्ड्सवर्थ कुछ समय के लिए फ्रांस गए और वहाँ के वैचारिक आंदोलन से प्रभावित हुए। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर वे पूरे मन से क्रांति के समर्थक बन गए। अपनी पहली कविता पुस्तक पोइटिकल स्केचेज उन्होंने फ्रांस में रहते हुए पूरी की थी। क्रांति का स्वागत करते हुए उन्होंने लिखा, उस प्रभात में भी जीवित रहना ही सुखद था और तरुण होना तो स्वर्ग के समान। क्रांति के दौरान फ्रांस में राजशाही की सत्ता बलपूर्वक समाप्त कर दी गई। राजशाही का समर्थक वहाँ का पादरी समुदाय था। उसके प्रभुत्व को भी समाप्त किया गया। यूरोप के सभी देशों में अभिजात वर्ग और चर्च का यह गठबंधन कायम था। इंग्लैंड में यह दौर औद्योगिक क्रांति का था। औद्योगिक क्रांति के बावजूद वहाँ फौज और नौकरशाही में अभिजात वर्ग का वर्चस्व था। इंग्लैंड के बुद्धिजीवी यह महसूस करते थे कि जब तक इस वर्ग को सत्ता से नहीं हटाया जाता तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। इन बुद्धिजीवियों में वर्ड्सवर्थ का स्थान प्रमुख था। फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने मानव मात्र की समानता की घोषणा की थी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये 3 उसके प्रमुख नारे थे। वर्ड्सवर्थ ने अपने भाषा और भाव दोनों स्तरों पर सामान्य जन को महत्व दिया। सामान्य जन का यह महत्व फ्रांसीसी क्रांति ने उद्घाटित किया था। किंतु कवि केवल कवियों के लिए ही नहीं लिखते, मानव मात्र के लिए लिखते हैं। संपूर्ण देश काल में व्याप्त मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधने वाला कौन है? यह काम कवि करता है। इस काम में कवि के साधन है संवेदना और ज्ञान। यह तो स्वच्छंदवादी काव्य में भाव और संवेदना की विशेष महिमा है, किंतु वर्ड्सवर्थ के यहाँ भाव और विचार अथवा संवेदना और ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं, वरन एक दूसरे के पूरक है। श्रेष्ठ काव्य के लिए भाव और ज्ञान का सामंजस्य जरूरी है। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो नारा दिया था, उससे हम वर्ड्सवर्थ को अंग्रेजी कविता पर लागू करते हुए देखते हैं। युग की दूसरी प्रमुख घटना औद्योगिक क्रांति।
18वीं सदी के अंत तक अंग्रेजी जीवन की बुनियाद ग्रामीण जीवन ही था। जनसंख्या का अधिकांश भाग गांव में ही रहता था, वहीं काम करता था और शासक वर्ग का अधिकांश जमींदार वर्ग से संबद्ध था। ग्रामीण जीवन को ईमानदारी, वफादारी और साफगोई मानव मूल्यों का पालन करने वाला माना जाता था। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से कृषि और उद्योग का पुराना संबंध तेजी से टूटने लगा। इस संबंध के टूटने से छोटे किसानों के लिए कृषि लाभकर पेशा नहीं रह गया और वे अपनी जमीन बेचने को बाध्य हुए। ग्रामीण दर्जी, बढ़ई, लुहार, बुनकर जैसे कारीगरों का पेशा भी चौपट हो गया और वे गांव छोड़कर शहरों की ओर उन्मुख हुए। 1770 के बाद बाड़बंदी आंदोलन में उत्तरोत्तर तेजी आई, जिससे छोटे किसान तबाह हो गए, कृषि मजदूर बन गए या फिर शहरों में फैक्ट्री मजदूर। पारिवारिक संबंधों में वैसी ऊष्मा और घनिष्ठता न रही जैसे पहले थी, वे शिथिल होकर टूटने बिखरने लगे। इस दौर में एक बहुत बड़ा नव धनाढ्य वर्ग उभर कर सामने आया जो रातों रात अमीर बन गया था। उसके पास पैसा तो था लेकिन शिक्षा और संस्कार नहीं था। उसकी रुचि को परितुष्ट करने के लिए भारी मात्रा में सनसनीखेज किस्म का साहित्य प्रकाशित हो रहा था। वर्ड्सवर्थ ने अपने आमुख में इस तरह के साहित्य के प्रति भारी चिंता व्यक्त की, क्योंकि इससे जनता की अभिरुचि विकृत हो रही थी। साहित्य और रंगमंच ने भी अपने आप को इसी अभिरुचि के अनुरूप ढाल दिया है। फलतः तरह तरह के मर्यादाहीन उपन्यासों और रुग्ण मानसिकता वाली नितांत ऊल जलूल जर्मन त्रासदियों और पद में रचित निरर्थक और अतिरंजित कहानियों की बाढ़ ने शेक्सपियर और मिल्टन जैसे हमारे वरिष्ठ लेखकों की महान रचनाओं को पृष्ठभूमि में ठेल दिया। इस साहित्य में संस्कार की कमी थी। स्थूल उत्तेजनाओं पर आधारित होने के कारण इसका सौंदर्य बोध बहुत हल्के किस्म का था, अतः यह मानव मन की मूल विशेषता का सूचक नहीं था। वर्ड्सवर्थ ने उच्च वर्ग की औद्योगिक सभ्यता की कटु आलोचना की। उनकी दृष्टि में इस सभ्यता से जुड़े हुए माहौल में सृजन संभव नहीं। श्रम विभाजन की वजह से कारखाना श्रमिक का काम भी एकरस अतः नीरस हो जाता, वह उस आनंद के स्रोत से कट जाता है। इस औद्योगिक समाज में मनुष्य अपनी संपूर्णता का बोध खो बैठता है। ये वजह है कि वर्ड्सवर्थ रचनात्मक स्तर पर इस संपूर्णता की तलाश में संघर्षरत दिखाई देते हैं। कॉलरिज ने भी इसीलिए कल्पना में अवयविकता के गुण पर इतना बल दिया गया। अपने प्रसिद्ध आमुख में वर्ड्सवर्थ ने मुख्य रूप से 2 विषयों पर विचार किया है, काव्यभाषा और कविता की परिभाषा। अरस्तु ने कहा था कि कथानक त्रासदी की आत्मा है। नव अभिजात्यवादी युग में तर्क और नियमों को विशेष महत्व दिया गया था। वर्ड्सवर्थ ने भाव और स्वतः स्फूर्त सृजनात्मक पर बल दिया। वर्ड्सवर्थ काव्य में भाव और विचार के इसी सामंजस्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने आगे चलकर कविता को इन शब्दों में परिभाषित किया। कविता तीव्र मनोवेग का सहज उच्छल है। शांति के क्षणों में भाव के पुनस्मरण में इसका उदय होता है। भाव के अनुचिंतन के क्रम में एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया द्वारा प्रशांतता धीरे धीरे तिरोहित हो जाती है और पुनः वैसे ही भावदीप्त मनोदशा में उत्पन्न हो जाती है जैसे कि आरंभ में हुई थी। मन स्थिति कुछ देर तक बनी रहती है। इस मनोदशा में सामान्यतः सफल रचना की शुरुआत होती है और ऐसी ही मनोदशा में यह प्रक्रिया जारी रहती है। किंतु भाव चाहे जिस प्रकार के हों और चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो, वे आनंद के विभिन्न रूपों में संचालित रहते हैं और उनका वर्णन करते समय मन भी कुल मिलाकर आनंदभूति की स्थिति में रहता। उक्त परिभाषा में वर्ड्सवर्थ ने कविता के स्वरूप पर विचार करने के साथ साथ अपनी काव्य रचना प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है। काव्य के भावों का सहज उच्छलन कहकर वर्ड्सवर्थ काव्य में भाव को प्राथमिक महत्व देना चाहते हैं। इनमें नव्यशास्त्रवादी सिद्धांत का खंडन भी है। भाव के साथ विचार का संश्लेष आवश्यक है, इसलिए वर्ड्सवर्थ ने यह मान्यता व्यक्त की। कवि और सहृदय दोनों की दृष्टि से वर्ड्सवर्थ ने कविता में आनंद को पर्याप्त महत्व दिया है। भाव चाहे सुखात्म हो या दुखात्म, वे आनंद के विभिन्न रूपों से संचालित रहते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जब प्रकृति इतनी सजग है कि वह काव्य रचना में निमग्न व्यक्ति को आनंद की अवस्था में रखती, तो कवि को भी इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किंतु पाठक इस आनंद को ग्रहण तभी कर पाएगा जब उसका मन स्वस्थ और जीवंत होगा, वह अनुभूति प्रवण और सहृदय होगा। आनंद ही ऐसा तत्व है जो इतिहासकार या जीवनीकार की तुलना में कवि के वैशिष्ट्य को रेखांकित करता है।
कवि केवल एक प्रतिबंध के तहत लिखता है। वो प्रतिबंध है मनुष्य को तात्कालिक आनंद प्रदान करने का। इस एक प्रतिबंध के अलावा कवि और वस्तुओं के बिंब के बीच में कोई बाधा नहीं होती, जबकि उसके और जीवनीकार और इतिहासकार के बीच हजारों बाधाएं हैं। नवशास्त्रीवादी कला चिंतन में शिक्षा को काव्य के प्रमुख प्रयोजन के रूप में मान्यता दी गई थी और आनंद को प्रमुख प्रयोजन मानने वाले रचनाकारों को काव्य कला के अपकर्षणीकरण का दोष माना जाता था। काव्य के प्रयोजन को लेकर वर्ड्सवर्थ के चिंतन में एक नैतिक धारा थी। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के प्रभाववश समाज के निम्न वर्गों के पारिवारिक संबंधों का जो तेजी से क्षरण हो रहा है। आनंद तो काव्य का प्रमुख प्रयोजन है ही, किंतु यह आनंद ऐसा होना चाहिए जो लोक मंगल का साधक हो। कविता के लिए जरूरी है कि वह हमें उचित भावों और सही किस्म की जागरूकता की दिशा में प्रेरित करे। सनसनीखेज उपन्यास और जर्मन त्रासदियाँ हमें गलत तरीके से उत्तेजित करते हैं। समय बीतने के साथ साथ वर्ड्सवर्थ का दृष्टिकोण अधिकाधिक इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक होता गया। 1808 में अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, हर महान कवि एक शिक्षक होता है। मेरी इच्छा है कि या तो मुझे एक शिक्षक माना जाए या फिर कुछ भी नहीं। कविता में आनंद पर बल देते हुए वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जो कुछ आनंद से प्रसारित किया जाता है उसके अलावा हमारी किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। छंद भी आनंद में वृद्धि का एक साधन है, वह कविता का अनिवार्य घटक नहीं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार यह भाषा को एक हद तक उसकी यथार्थता से वंचित कर देता है और इस प्रकार संपूर्ण रचना पर एक प्रकार की कुहरील अमूर्त अधचेतना का आवरण सा डाल देता है। इसके विपरीत शेक्सपियर की रचनाओं में सर्वाधिक करुण दृश्य हमें आनंद की मर्यादा को अतिक्रांत करके करुण का बोध नहीं कराते। इसका प्रमुख कारण है छंदमयी भाषा, जो बराबर नियमित रूप से विस्मयुक्त आनंद प्रदान करती रहती है। वर्ड्सवर्थ ने यह भी स्पष्ट किया कि काव्य भाषा के अलंकरण का विरोध करने के बावजूद उन्होंने छंद के अलंकरण का समर्थन किया। क्यों किया? वर्ड्सवर्थ के अनुसार इसका पहला कारण तो यह है कि छंद में रूढ़ कृत्रिम काव्य भाषा जैसी निरंकुशता नहीं होती, वरन नियमों का पालन किया जाता है। दूसरे, छंद में अपने आप एक प्रकार का आकर्षण होता है जिससे सभी जातियों का समर्थन प्राप्त है। तीसरे, छंद भाव आवेग, विशेष रूप से दुखद भाव आवेगों को संयमित और नियंत्रित करता है। चौथे, छंद का आनंद युगों युगों से मान्य सिद्धांत पर आधारित है। कवि के चरित्र के बारे में वर्ड्सवर्थ की धारणा बहुत ऊंची थी, किंतु स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श से अनुप्राणित होने के कारण कवि को कोई विशेष स्थान देने के पक्ष में वे नहीं है। फिर भी भाषा के उदात्त स्वर से यह पता चलता है कि कवि कितनी उदात्त परिकल्पना उनके दिमाग में है। कवि अन्य लोगों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। मानव प्रकृति की उसकी जानकारी अधिक गंभीर होती है और उसकी आत्मा अधिक विशाल होती है। जीवन रस में वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक आनंद का अनुभव करता है। वह अप्रस्तुत वस्तुओं से ऐसे प्रभावित होता है जैसे कि वे प्रस्तुत हों। उसका भाषा पर ऐसा अधिकार होता है कि वह कुछ सोचता है और अनुभव करता है, उसे बखूबी व्यक्त कर सकता है। वर्ड्सवर्थ के उक्त उद्धरण पर के उदात्त स्वर उसमें व्यक्त कवि की विशेषताओं से यह संकेत मिलता है कि सामान्य मनुष्य और कवि में गुणात्मक अंतर है। हालांकि वर्ड्सवर्थ ने यही कहा है कि उनमें जो भेद है वह मात्रा का है, प्रकार का नहीं। वे उन लोगों से सहमत नहीं है जो कविता को मनोरंजन और उत्साहहीन आनंद का विषय समझते हैं। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कवि के भाव और विचार मानव के सामान्य भाव और विचार होते हैं। कवि समस्त देश काल में फैली हुई मानव जाति को संवेदना और ज्ञान द्वारा एकता के बंधन में बांधता है। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो नारा दिया था, उसे हम वर्ड्सवर्थ को अंग्रेजी कविता पर लागू करते हुए देखते हैं। कवि केवल कवियों के लिए नहीं लिखते, वरन मानव मात्र के लिए लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का यह सार्वभौम आकर्षण ही वह तत्व है जो उसे विज्ञान से अलग करता है। दुनिया में आज भी अनेक ऐसे देश हैं जिनमें विज्ञान का लाभ केवल संपत्तिशाली लोग ही उठा सकते हैं। वर्ड्सवर्थ सामान्य तौर पर विज्ञान के खिलाफ नहीं थे। यदि वह व्यक्तिगत लाभ की चीज न रहे और मानवता की सेवा करे तो वे उसके पक्षधर रहे। इसीलिए उन्होंने लिखा, कविता संपूर्ण ज्ञान का प्राण है, उसकी सूक्ष्म आत्मा है। वह
ऐसी राग दीप्त अभिव्यक्ति है जो विज्ञान मात्र की प्रेरक है। यह विज्ञान मनुष्य को अंतर्राष्ट्रीय अहंकार की शिक्षा न देकर मानव प्रेम का संदेश देता है। शेक्सपियर ने जो कुछ मानव के बारे में कहा वही कवि के बारे में और दृढ़ता से कहा जा सकता है। वर्ड्सवर्थ के युग में यदि मानव जाति के विशाल साम्राज्य को संवेदना और ज्ञान द्वारा एकता के बंधन में बांधना जरूरी था, तो आज के युग में तो यह और भी ज़्यादा जरूरी है। वर्ड्सवर्थ ने कहा, कविता संपूर्ण ज्ञान का आदि और अंत है। यह मानव मन के समान ही अमर है। कविता संपूर्ण ज्ञान का आदि इसलिए है कि यह कल्पना की देन है। वैज्ञानिक भी पहले एक प्रकल्पना करता है। यही वह कवि की तरह ज्ञान के आदि का दर्शन करता है। फिर प्रयोग और अनुभव से सत्यापन द्वारा उसे यह बोध होता है कि यह ज्ञान का अंत है और यह नहीं। सत्य के सहज बोध के लिए एक महान वैज्ञानिक को कवि हृदय होना चाहिए और एक महान कवि को वैज्ञानिक का सहज बंधु, क्योंकि दोनों जिस सत्य का अनुसंधान करते हैं वह एक ही है। वर्ड्सवर्थ एक ऐसे युग की परिकल्पना करते हैं जब विज्ञान सामान्यतः मानव जीवन को प्रभावित करेगा और तब ज्ञान की इस शाखा के प्रति कवि उदासीनता अक्षम्य होगी। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का परिचय देते हुए उन्होंने लिखा, नवशास्त्रवादी युग की उस रूढ़, कृत्रिम और आडंबरपूर्ण भाषा का सूचक है जो न तो बोधगम्य थी और न भाव उद्दीपन में सामर्थ्य। वर्ड्सवर्थ के प्रसिद्ध आमुख में पिछली पीढ़ी की इस अस्वाभाविक और कृत्रिम काव्य भाषा के खिलाफ जिहाद बोला गया था। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक अवधारणा। नव्य शास्त्रवाद दौर की उक्त कृत्रिम और आडंबरपूर्ण काव्य भाषा का वर्ड्सवर्थ ने विरोध किया। उनका मानना था कि कविता में ऐसी भाषा का व्यवहार करना चाहिए जो आम जनता की भाषा से ग्रहण की गई हो। अभिजात वर्ग की भाषा आज आम जनता की भाषा नहीं है, अतः उसे कविता की भाषा बनाए रखना उचित नहीं। उनकी मान्यता थी कि अभिजात वर्ग के भाव बहुत पिछले होते हैं। लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ बोलचाल की भाषा के आधार पर महान काव्य की रचना करना चाहते थे। यह संग्रह एक प्रयोग के रूप में था और इस प्रयोग द्वारा वर्ड्सवर्थ का यह पता लगाना चाहते थे कि यथार्थ भाषा को यदि तीव्र अनुभूति की दशा में छंद में ढाला जाए तो उससे क्या वैसा और उतना ही आनंद प्राप्त हो सकता है जैसा और जितना कोई भी कवि सोच समझकर प्रदान करने की कोशिश करता है। किंतु परंपरावादी आलोचकों ने इन कविताओं की भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से कटु आलोचना की। इनकी भाषा को विशेष रूप से आलोचना का लक्ष्य बनाया गया। अतः जो मान्यताएं प्रथम संस्करण में प्रयोग के रूप में थी, उन्होंने द्वितीय संस्करण तक आते आते सुनिश्चित अवधारणाओं का रूप ग्रहण कर लिया। इस संस्करण के आमुख में उन्होंने कविताओं के सैद्धांतिक आधार के समर्थन में अपने विचार प्रकट किए। वर्ड्सवर्थ की मान्यता है कि कविता में ऐसी भाषा का व्यवहार करना चाहिए जो आम जनता की भाषा हो। अभिजात वर्गीय भाषा को आज कविता की भाषा बनाए रखना उपयुक्त नहीं है। कविता की भाषा को ही नहीं, कविता की विषय वस्तु को भी वे साधारण जनों तक, विशेष रूप से गांव के किसानों तक ले जाना चाहते थे। साधारण और ग्रामीण जीवन को इन कविताओं का विषय क्यों नहीं बनाया गया, यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, साधारण और देहात का जीवन आमतौर पर इसीलिए चुना गया कि उस स्थिति में मानव हृदय के मूल भावों को परिपक्व होने के लिए अधिक अच्छी जमीन मिलती है। वहाँ उनके ऊपर उतना प्रतिबंध नहीं होता और वे अधिक जोरदार और अधिक साफ भाषा बोल सकते हैं। जीवन की उस दशा में हमारे मूल भाव एकदम साधारण या प्राकृतिक स्थिति में रहते हैं, अतः उनका ठीक ठाक चिंतन मनन संभव है और उन्हें ज़्यादा कारगर ढंग से संप्रेषित किया जा सकता है। ग्रामीण जीवन के आचार व्यवहार ऐसे मूल भावों से और ग्रामीण पेशों की ऐसी आधारभूत विशेषताओं से उत्पन्न होते हैं जो सहज संवेद्य बन सकते हैं और स्थायी रूप ग्रहण कर सकते हैं और अंत में उस दशा में मानवीय भावों का प्रकृति के रमणीय और स्थायी रूपों के साथ सामंजस्य
हो सकता है। वर्ड्सवर्थ की मान्यता थी कि ग्रामीण जन अपने अनुभूति के आधार पर बोलते, अतः उनकी ऐसी भाषा बार बार के अनुभवों और नियमित अभावदर्शों से उत्पन्न होती, अतः ये अधिक स्थायी और कई अधिक दार्शनिक गंभीरता लिए हुए होती। इसलिए उनकी वाणी में जो सच्चाई, जो ईमानदारी और जो स्वाभाविकता होती है, वह उन कवियों की कृत्रिम भाषा में कहाँ, जो यह सोचते हैं कि जिस अनुपात में वे मानवीय सहानुभूति से अपने आप को दूर रखेंगे, अभिव्यक्ति की मनमानी पद्धति का अनुसरण करेंगे, उतना ही आप अपने आप को और अपनी कला को महिमान्वित करेंगे। जाहिर है कि द्वितीय संस्करण के आमुख का केंद्र विषय काव्य भाषा ही है। कविता के स्वरूप और कवि के चरित्र पर जो विचार व्यक्त किए गए, वे प्रासंगिक रूप में कवि के चरित्र के बारे में संपूर्ण सामग्री 1802 के संस्करण में जोड़ी गई थी। छंद के बारे में जहाँ विचार किया गया वहाँ पे भी संदर्भ काव्य का ही है। वहाँ यह बताने का प्रयास किया गया कि जब एक कृत्रिमता का विरोध किया गया तो दूसरी कृत्रिमता का पक्ष पोषण क्यों किया जा रहा है। वर्ड्सवर्थ की धारणा थी कि शब्द अपने आप में काव्यात्मक और अकाव्यात्मक नहीं होते, भाषा में प्रयोग के आधार पर भी अपना स्वरूप अर्जित करते हैं। काव्य भाषा के बारे में अपने उक्त विचारों के आधार पर वर्ड्सवर्थ ने यह निष्कर्ष निकाला कि गद्य और कविता की भाषा में कोई अंतर नहीं है। नव्य शास्त्रीय दौर में इन दोनों के अंतर को मान्यता दी गई थी और इसी अंतर के आधार पर कृत्रिम आडंबरपूर्ण काव्य भाषा को उचित ठहराया गया था। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने लिखा, हर अच्छी कविता के अधिकांश की भाषा, चाहे उसका स्वर कितना भी उदात्त क्यों न हो, अच्छे गद्य की भाषा से भिन्न नहीं होती। यही नहीं, सबसे अच्छी कविताओं के सबसे मार्मिक अंश गद्य की भाषा के एकदम समरूप होंगे, ऐसे गद्य की जो सुरक्षित हो। अतः उन्होंने घोषणा की, गद्य और छंदोबद्ध रचना की भाषा में मूलतः न तो कोई अंतर है और न हो सकता है। गद्य और कविता में प्रायः छंद के आधार पर भेद किया जाता और इस आधार पर काव्य भाषा जैसे अन्य भेदों की भी मान्यता मिलनी चाहिए। इस संभावना के निराकरण के लिए वर्ड्सवर्थ ने कहा, जिस काव्य भाषा की यहाँ सिफारिश की गई है उसका चयन यथासंभव ऐसी भाषा से किया जाता है जिसका हम वस्तुतः बोलचाल में प्रयोग करते हैं। यह चयन यदि सच्ची अभिरुचि और भावना के आधार पर किया गया तो जीवन की तुच्छता और अश्लीलता से भी मुक्त हो जाएगी। यदि इसमें ऊपर से छंद का समावेश और कर दिया गया तो मैं समझता हूँ कि ऐसा अंतर पैदा हो जाएगा जो एक विवेकशील व्यक्ति को सहज स्वीकार्य होगा। यदि विषय का चुनाव ठीक हुआ तो भाषा अपने आप ही अवसर के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेगी। यदि कवि ने अपने विषय का चुनाव समझदारी से किया है तो उपयुक्त अवसर आने पर भाषा अनिवार्य रूप से भव्य या चित्र विचित्र हो जाएगी और रूपक तथा अलंकारों से जीवंत तो उठेगी। भाव की स्वाभाविक मांग के प्रतिकूल कवि ने यदि अपने ओर से भव्यता का संयोग करने की कोशिश की तो उसमें एक प्रकार की असंगति आ जाएगी। हर हालत में भव्यता और अलंकरण का अलग से संयोग करने की जरूरत नहीं। जिन अंशों में रूपक और अलंकार उचित रीति से आए उनका पाठक के मन में अपेक्षित असर पड़ेगा। भाषा की कृत्रिमता का समावेश कैसे हुआ, मनुष्य की यथार्थ भाषा से उसका अलगाव की क्या प्रक्रिया रही। लिरिकल बैलेट्स के तृतीय संस्करण में काव्य भाषा के बारे में जोड़े गए परिशिष्ट में वर्ड्सवर्थ ने लिखा, सभी देशों के आरंभिक कवियों ने सामान्यतः यथार्थ घटनाओं से प्रेरित होकर काव्य रचना की थी। उन्होंने जो कुछ लिखा वह साधारण मनुष्यों के रूप में और एकदम स्वाभाविक ढंग से। चूंकि उनकी अनुभूति और भाव प्रबल थे अतः उनकी भाषा में भी प्रभावपूर्ण और अलंकृत हो गई। इस भाषा का प्रभाव देखकर प्रवृत्ति कवियों और यशलोलुप जनों ने वैसे भाव से अनुप्राणित हुए बिना ही वही प्रभाव उत्पन्न करना चाहा। फल यह हुआ कि उन अलंकारों का यांत्रिक प्रयोग ही हो गया। कभी कभी तो यह प्रयोग उचित भी हुआ, किंतु प्राय ऐसे भावों और विचारों के लिए उनका प्रयोग किया गया जिनसे उनका कोई सहज संबंध नहीं था। इस प्रकार अनजाने ही एक ऐसी भाषा निर्मित हो गई जो हर हालत में मनुष्यों की यथार्थ भाषा से तत्वतः भिन्न थी। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह कृत्रिम काव्य भाषा बोझिल और आडंबरपूर्ण होती गई। वह सहज सरल न रही और उसकी भाव उद्दीपन क्षमता एकदम समाप्त हो गई। वर्ड्सवर्थ ने इस नवीन अभिजात्यवादी काव्य भाषा का त्याग कर प्राचीन कवियों की भाषीय परंपरा को फिर से अपनाने का आग्रह किया है। वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य विषयक विचारों को 3 बातों पर बल दिया। काव्य में ग्रामीण जनों की दैनिक बोलचाल की भाषा को आधार बनाना चाहिए। गद्य और कविता की भाषा में मूलतः कोई अंतर नहीं है। प्राचीन कवियों की काव्य भाषा एकदम सहज सरल थी। यांत्रिकता और आडंबर परिवर्ती कवियों की देन है।
अन्यथा यदि कवि के हृदय में यदि भाव का उन्मेष है और विषय का चयन ठीक हुआ है तो भाषा स्वयं ही अवसर के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेगी। मित्र कॉलरिज ने भी इन विचारों की कटु आलोचना की। वर्ड्सवर्थ ने कविता में ग्रामीण जनों की भाषा अपनाने पर बल दिया था। कॉलरिज का तर्क है कि मूल प्रश्न यह नहीं कि काव्य भाषा का स्वरूप क्या हो, वरन यह है कि भावों और अनुभूतियों को व्यक्त करने में वह कहाँ तक समर्थ है। ग्रामीण भाषा के साथ एक अन्य कठिनाई यह है कि उसकी शब्दावली इतनी सीमित और कामचलाऊ होती है कि उसके आधार पर सूक्ष्म गहन और वैविध्यपूर्ण अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं। स्वयं वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं दिलचस्प और नाटकीय हैं, उनके पात्रों का संबंध ग्रामीण जीवन से नहीं, उनकी भाषा पर ग्रामीण जीवन की छाप है। आमुख में वर्ड्सवर्थ ने विचार व्यक्त किया था कि लिरिकल बैलेड्स की कविताओं में ग्रामीण जनों की भाषा को अपनाया गया है। ऐसे लोग हर घड़ी प्रकृति की सर्वोत्तम वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं और भाषा का उत्तम अंश उनसे ही प्रसूत है। वर्ड्सवर्थ के इस कथन पर आपत्ति करते हुए कॉलरिज ने लिखा कि ग्रामीण भाषा को यदि क्षेत्रीयता, ग्राम्यता आदि दोषों से मुक्त करके संस्कारित कर दिया गया तो वह ग्रामीण भाषा रही कहाँ। किसी ग्रामीण की भाषा को क्षेत्रीयता, ग्राम्यता आदि सभी तरह के दोषों से मुक्त करके यदि उसका परिष्कार कर दिया गया और उसका पुनर्गयन करके उसे व्याकरणिक नियमों के अनुरूप ढाल दिया गया तो वह किसी सामान्य व्यक्ति की भाषा से भिन्न नहीं होगी, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा और संस्कारवान क्यों न हो। कॉलरिज यह भी नहीं मानते कि ग्रामीण व्यक्ति जिन वस्तुओं से परिचित होता है और उनसे जो शब्द और मुहावरे ग्रहण किए जाते हैं वे भाषा के सर्वोत्तम अंश का निर्माण करते हैं। कॉलरिज के शब्दों में जो सही मायनों में मानव भाषा का सर्वोत्तम अंश कहलाता है वह स्वयं मानसिक क्रियाकलाप के अनुचिंतन से उद्भूत होता है। वर्ड्सवर्थ ने मनुष्यों की यथार्थ भाषा के चयन स्वयं मानवीय भाषा मनुष्यों द्वारा वास्तव में बृहत भाषा का चयन, जैसे पदबंधों में रियल शब्द का बार बार प्रयोग किया गया, इस शब्द पर आपत्ति करते हुए कॉलरिज ने पूछा कि रियल शब्द से वर्ड्सवर्थ का आखिर क्या आशय है। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा उसके ज्ञान के विस्तार, क्षमताओं की क्रियाशीलता और संवेदनशीलता की गहराई या तीव्रता के अनुसार अलग अलग होती है। एक शिक्षित मनुष्य की भाषा अशिक्षित ग्रामीण की भाषा से भिन्न होगी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी भाषा यथार्थ नहीं है। शिक्षित मनुष्य की भाषा वैसी ही यथार्थ है जैसे कि अशिक्षित ग्रामीण की भाषा। कॉलरिज के अनुसार हर मनुष्य की भाषा का स्वरूप 3 कारणों से निर्धारित होता है: मनुष्य की व्यक्तिगत विशेषताएं, उसकी वर्गीय विशेषताएं, सामान्य शब्द और मुहावरों की अंतर्निहित विशेषताएं। इन्हीं 3 कारणों के आधार पर लोगों की भाषा परस्पर भिन्न होती है। कॉलरिज का कहना है कि यथार्थ के स्थान पर वर्ड्सवर्थ को साधारण या सामान्य शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। विभिन्न भाषाई रूपों से उनकी विलक्षणता हटा दीजिए, फिर जो भाषा बचेगी वह सभी के लिए सामान्य होगी। जैसे कि दाते ने कहा है कि अपने विकास से पहले हर देश की सामान्य भाषा अंशों में सभी जगह मौजूद रहती, किंतु संपूर्ण में कहीं नहीं। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी विचारों की जो आलोचना की है उसमें सूक्ष्मता एवं गहराई है, इसमें संदेह नहीं, किंतु यदि हम पूरे संदर्भ को ध्यान रखें तो कुल मिलाकर कॉलरिज की इस आलोचना को बहुत उचित नहीं माना जा सकता। विशेष रूप से इसलिए कि आमुख में व्यक्त वर्ड्सवर्थ के विचारों में स्वयं कॉलरिज की हिस्सेदारी थी। ऊपर के विवेचना से स्पष्ट है कि काव्य भाषा के बारे में कॉलरिज के विचारों में यद्यपि पर्याप्त गहराई, किंतु वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी अवधारणा को लेकर उनकी टिप्पणियां उतनी संतोषजनक नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि इन टिप्पणियों के दौरान उन्होंने संदर्भ को ध्यान में नहीं रखा। कॉलरिज ने सामान्य रूप से काव्य भाषा पर विचार किया, जबकि वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स में संग्रहित कविताओं के विशेष संदर्भ में उन विचारों को संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। वर्ड्सवर्थ का आलोचना साहित्य परिमाण में अधिक नहीं है, फिर भी इसमें रचनात्मक अंतर्दृष्टि का उन्मेष देखा जा सकता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक में वर्ड्सवर्थ के साथ कॉलरिज का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। उन्होंने अपना जीवन कवि के रूप में आरंभ किया, किंतु शीघ्र ही वे काव्य रचना से विरत होकर दर्शन, मनोविज्ञान और साहित्य समीक्षा की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने आलोचना को दर्शन और मनोविज्ञान से संबंध किया। उनका अध्ययन व्यापक और गंभीर था। उस समय तक विकसित ज्ञान विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस तक उनकी पहुंच न।
ग्राफिया लिटरेरिया उनकी प्रमुख आलोचना कृति है जिसमें दर्शन और साहित्य समीक्षा का संयोग स्पष्ट दिखाई देता है। शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ उनके प्रिय कवि थे। कल्पना को स्वतंत्रतावादी साहित्य के बीज शब्द के रूप में प्रतिष्ठित किया। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज चूंकि समसामयिक थे, मित्र थे और उनकी काव्य चेतना का विकास साथ हुआ था, अतः उनका युग और परिवेश प्राय एक जैसा था। परिवेश की इस समानता की वजह से उनके विचारों में समानता होना स्वाभाविक था। दोनों ने फ्रांसीसी क्रांति और मानव प्रगति के दृढ़ समर्थक के रूप में अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। मानव प्रगति और लोकतंत्रवादियों में अविचल आस्था रही। दोनों राजतंत्र और अभिजात वर्ग के विरोधी थे और उच्च वर्ग की व्यापारिक सभ्यता को घृणा की दृष्टि से देखते थे। दोनों बेकन, लॉक, ह्यूम, हार्टल और गार्डविन की भौतिकवादी उग्र सुधारवादी परंपरा से प्रभावित थे। अभिजात वर्ग के विरोध में उन्हें शासक वर्ग की संस्कृति का विरोधी बना दिया था। नव्य शास्त्रवादी काव्य भाषा और काव्य सिद्धांतों की दोनों ने ही कटु आलोचना की थी और यह प्रकारांतर से अभिजात वर्गीय संस्कृति का विरोध था। अपने बौद्धिक विकास के एक चरण में दोनों के विचारों में काफ़ी हद तक समानता थी। दोनों में मुख्य अंतर यह था कि वर्ड्सवर्थ कवि बड़े थे जबकि कॉलरिज की विश्लेषण प्रतिभा अधिक प्रखर थी। अपनी साहित्यिक चेतना के विकास के प्रारंभिक चरण में वर्ड्सवर्थ की भांति कॉलरिज पर भी सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव फ्रांसीसी क्रांतिकारी का था। 1798 में कॉलरिज ने अपनी कविता लिखी फ्रांस एंड ऑड। इसमें उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का खुला समर्थन किया और हालांकि उन दिनों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था। कॉलरिज ने भी उपनिवेशवाद की कटु आलोचना की। कविता फियर्स इन सॉलिट्यूड में उन्होंने ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में वाणिज्यिक गतिविधियों की वजह से जो नैतिक पतन फैल रहा था उसके प्रति कॉलरिज ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। वर्ड्सवर्थ की साहित्यिक अभिरुचि भ्रष्ट होने का मूल कारण इन वाणिज्यिक गतिविधियों को ही मानते थे और अपने प्रसिद्ध आमुख में उन्होंने इसका उल्लेख किया था। कॉलरिज लोगों के बड़े शहरों में इकट्ठा होते जाने के खिलाफ थे। उनका सपना अमेरिका जाकर ऐसी बस्ती बसाने का था जिसमें असमान आर्थिक संबंधों का कोई स्थान न हो, क्योंकि सभी बुराइयों का स्रोत संपत्ति है। अस्थिरता, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति का यथार्थ स्रोत है संपत्ति। हर अच्छी चीज के साथ मिलकर यह उसे विषाक्त कर देती है। निसंदेह यह सभी बुराइयों की जड़ है। कॉलरिज धर्म के मामले में पर्याप्त सहिष्णु थे। उनके भाई पादरी थे, उनके पिता पादरी रहे थे, किंतु वे पादरी वर्ग से घृणा करते थे। कॉलरिज के अनुसार गद्य और कविता दोनों का माध्यम एक ही है। दोनों ही माध्यम रूप में शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु दोनों में अंतर यह है कि दोनों अपने अपने प्रयोजन के अनुरूप शब्दों का प्रयोग अलग ढंग से करते हैं। इसी प्रयोजन के आधार पर कविता को परिभाषित करते हुए कॉलरिज ने लिखा, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से इसका अंतर यह है कि इसमें संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक खंड से प्राप्त होने वाले पारितोष के अनुरूप है। कॉलरिज ने कविता में प्रगीत तत्व पर बल दिया। वे लंबी कविता का अस्तित्व नहीं मानते। लंबी कविता पूरी की पूरी न तो कवित्व पूर्ण हो सकती है और न होनी चाहिए। अमेरिकी कवि एलन पो ने कुछ समय बाद एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि लंबी कविता का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि भावावेग की जितनी मात्रा उसे कविता कहलाने का अधिकारी बनाएगी उसे लंबी रचना में कायम नहीं रखा जा सकता। जहाँ कॉलरिज को लंबी कविताओं के रचे जाने के प्रति कोई आपत्ति नहीं, वहाँ पो लंबी कविता के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। कॉलरिज का मानना था कि जिन अंशों में काव्यात्मकता नहीं है उनमें छंद की सहायता से काव्यात्मकता का संचार हो जाएगा। कॉलरिज ने आधुनिक बोध को प्रभावित करने वाली काव्य सर्वाधिक आनंद तभी देता है जब उसे सामान्य तौर पर समझा जाए, पूरी तरह नहीं। कवि कर्म के संदर्भ में कॉलरिज ने संश्लिष्टता और संपूर्णता पर बहुत बल दिया है। उनका आदर्श कवि कल्पनादर्शी न होकर संश्लिष्ट व्यक्तित्व का धनी, अपने आदर्श रूप में कवि मानव की संपूर्ण आत्मा को गतिशील करता है और ऐसा करते समय वह उसकी शक्तियों को उनके सापेक्षित मूल्य और गरिमा के अनुरूप एक दूसरे के अधीन रखता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति इस संपूर्णता को हासिल नहीं कर सकता। संपूर्णता की यह चेतना व्यक्ति के इस बोध पर
आधारित है कि संपूर्ण विश्व में एक ही शक्ति व्याप्त है। 1803 में उन्होंने लिखा, धूमिल विवेक पूर्ण एकता देखता है, शुद्ध विवेक सचेत रूप में इस शक्ति का दर्शन करता है। कॉलरिज के सामने कोई सामान्य आदर्श पाठक नहीं। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग सामने आ रहा था जिसमें पर्याप्त विविधता थी। व्यापक उथल पुथल या कॉलरिज के शब्दों में दुश्चिंताओं के युग में ऐसे भाव नहीं हो सकते थे जिनकी प्रतिध्वनि हर हृदय में सुनाई दे। जो साहित्य इस नए पाठक वर्ग को संबोधित हो उसमें पर्याप्त विविधता चाहिए, तभी वो औद्योगिक क्रांति के बाद आने वाले नवीन पाठक वर्ग को चालित कर सकता है। संपूर्णता पर बल के पीछे इसी विविधता की आकांक्षा या कॉलरिज का व्यक्तिगत आदर्श भी है। कॉलरिज ने बार बार इस बात पर बल दिया कि कविता का सारा आकर्षण, उसका सारा सौंदर्य और उसकी सारी शक्ति पद्धति के दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसी प्रकार औदात्य न तो अंगी है और न ही अंग, वरन ऐसी एकता है जिसमें असीम और अनंत समग्रता का अंतर्भाव रहता है। कॉलरिज के अनुसार श्रेष्ठ काव्य में जो एकता होती है वह अवयविक या जैविक एकता होती है, यांत्रिक नहीं। कविता कोई मशीन नहीं है जिसके हिस्सों को आप जब चाहें तब अलग अलग कर दें और फिर उन्हें जोड़ दें। कविता एक जैविक इकाई जैसी चीज़ है। उसके विभिन्न अंगों में अंगांगी भाव या आवयविक संबंध रहता है। इसके किसी अंग को निकाल देने पर विभिन्न अंगों का पारस्परिक संबंध तो प्रभावित होगा ही, समग्र रचना पर भी इसका घातक असर पड़ेगा। अतः श्रेष्ठ कविता के किसी अंश को आप मनमाने ढंग से निकाल नहीं सकते। छंद भाव को निरंतरता प्रदान कर इस अवयविकता को आप मनमाने ढंग से निकाल नहीं सकते। विकता को पुष्ट करता शेक्सपियर जैसे बड़े रचनाकारों को समग्र रचना संसार में अवयविकता देखने को मिलता है। इस गुण की वजह से आप उसकी रचना के किसी अंश को पूरी रचना को ध्यान में रखे बिना और किसी एक रचना को उसके समग्र रचना संसार को ध्यान में रखे बिना समझ नहीं सकते। कॉलरिज के अनुसार कविता क्या है? यह प्रश्न काफ़ी हद तक इस प्रश्न से जुड़ा है कि कवि किसे कहते हैं। एक उत्तर में दूसरे का उत्तर निहित है, क्योंकि कविता का संबंध कवि प्रतिभा से है। अतः कवि प्रतिभा की जो मूलभूत विशेषताएं होंगी वे कविता की मूलतः विशेषताएं भी मानी जाएंगी। इनमें पहला है पद रचना, उत्कृष्ट माधुर्य। कविता का शिल्प तो निरंतर प्रयास और अभ्यास से सीखा जा सकता है, किंतु संगीतात्मक आनंद की चेतना जो वैसा ही आनंद उत्पन्न भी कर सके, प्रतिभा या कल्पना की देन है। जिस मनुष्य की आत्मा में संगीत नहीं वह कभी सच्चा कवि नहीं हो सकता। प्रतिभा में सुधार परिष्कार तो संभव है, किंतु इसे सीखा नहीं जा सकता। कवि प्रतिभा का दूसरा लक्षण है लेखक की निजी रुचियों और परिस्थितियों से सर्वथा दूरवर्ती विषयों का चयन। कवि की एकदम निजी अनुभूतियों से तटस्थता साधारणीकरण की दिशा में प्रेरित करती है। बिंब अपने आप में चाहे कितने भी सुंदर हो और उनका अनुकरण तथा चित्रण कितनी भी ईमानदारी और सटीकता से किया गया, प्रतिभा के निर्दर्शक ये तभी बनते हैं जब किसी प्रबल भाव के अंग बनकर आए, अथवा जब उनमें अनेकता में एकता या अनुक्रम को क्षण में बदलने की शक्ति हो। मौलिक प्रतिभा का अंतिम लक्षण है वैचारिक गंभीरता और ऊर्जस्वता।
कोई भी व्यक्ति गंभीर दार्शनिक हुए बिना महान कवि नहीं हुआ, क्योंकि कविता मानव के समस्त ज्ञान, भाव, विचार, मनोवेग और भाषा की सुगंध है। शेक्सपियर में सृजन शक्ति और बौद्धिक ऊर्जा का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। कॉलरिज के अनुसार ऐसा इसलिए नहीं था कि शेक्सपियर किसी अलौकिक शक्ति से प्रेरित थे। इसका सीधा साधा कारण था कि उन्होंने पहले पूरे धैर्य के साथ अध्ययन किया, गहराई से चिंतन मनन किया, रेसे रेसे को समझा, जब तक कि वह ज्ञान की आदत और अंतर ज्ञान का सहज अंग नहीं बन गया। वर्ड्सवर्थ ने छंद को कविता के आभ्यंतर स्वरूप का अंग नहीं माना था। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की इस मान्यता का विरोध करते हुए छंद की उत्पत्ति और प्रभाव पर विचार किया। कॉलरिज के अनुसार भाव की गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के सहज प्रयास के प्रभाव स्वरूप जो मानसिक संतुलन आता है, उसे से छंद की उत्पत्ति होती है। आगे चलकर वे छंद का संबंध मन की उत्तेजित अवस्था से जोड़ते हैं। इन दोनों स्थितियों में परस्पर विरोध है, किंतु ये कॉलरिज की विवेचन पद्धति के अनुरूप है। काव्य प्रक्रिया की तरह छंद में भी वे दो पक्ष देखते हैं, एक उसका स्वतः स्फूर्त पक्ष और दूसरा विवेक नियंत्रित। छंद का संबंध चूंकि भावदीप्त मनोदशा से है, अतः उसमें एक प्रकार की सहजता होती है। दूसरे कविता में विभिन्न तत्व कृत्रिम रूप से चेतना क्रिया द्वारा छंद में ढलते हैं, जो संज्ञान और इच्छा शक्ति के अधीन है। इसीलिए छंद चेतना भी है और अचेतन भी। इन दोनों की सहभागिता ही काफी नहीं है, सामंजस्य भी जरूरी है। विरुद्धों के सामंजस्य पर छंद के प्रभाव के विषय में कॉलरिज ने लिखा कि छंद सामान्य भावों की संवेदनशीलता में वृद्धि के साथ साथ पाठक के अवधान को प्रेरित करता है, उसके ध्यान को बांधे रखता है। उसका प्रभाव कुछ कुछ वैसा ही है जैसे बातचीत के दौरान मदिरा के प्रभाववश वार्तालाप में जीवंतता का संचार हो जाता है, किंतु मदिरा स्वयं अलक्षित रहती है। यही स्थिति छंद की है। छंद हमारी अनुभूति में उत्कर्ष लाता है और परिचित मनोभावों को सामान्यता के स्तर से ऊंचा उठा देता है। छंद को कविता की वस्तु या और भाषा के अनुरूप होना चाहिए, स्मृति की सुविधा के लिए ऊपर से जोड़ा गया अलंकरण भर नहीं। जब छंद भाषा और वस्तु के अनुरूप होता है तो कविता के हर घटक की ओर निरंतर और स्पष्ट रूप से पाठक का ध्यान आकर्षित करता चलता है। कॉलरिज ने काव्य भाषा, शैली और शब्द प्रयोग के विषय में महत्वपूर्ण बातें कही है। काव्य भाषा के बारे में उनके विचार तो हम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा पर विचार करते समय पढ़ चुके हैं। पहला यह कि जो कविता हमने केवल पढ़ी भर नहीं, वरन जिसे हम अधिकतम आनंद के साथ बार बार पढ़ना चाहते हैं, उसी में सच्ची प्रभाव क्षमता और वही सही मायनों में कविता कहलाने योग्य। दूसरा यह कि जिन पंक्तियों को उनके साहचर्यगत अर्थ या भावात्मक अर्थ में कोई कमी लाए बिना उसी भाषा के दूसरे शब्दों में अनुदित किया जा सके, वहाँ तक वे काव्य भाषा की दृष्टि से सदोष है। दूसरे सूत्र में उनके गुरु की शिक्षा की प्रतिध्वनि है, जिसमें बताया गया था कि सच्चे महाकवियों में हर शब्द का ही नहीं, हर शब्द की स्थिति का भी कोई ना कोई कारण होता है। काव्य में ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो अर्थ को व्यक्त करने में पूरी तरह उपयुक्त हो। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा पर विचार करते समय उन्होंने पुनः कहा कि निर्दोष शैली का अचूक निष्कर्ष है उसी भाषा के दूसरे शब्दों में उसकी अनुवाद्यता और अर्थ क्या है। किसी शब्द के अर्थ के अंतर्गत में उसकी सूचक वस्तु को ही नहीं, वरन उससे जुड़ी हुई समस्त अर्थ छायाओं को भी शामिल करता हूँ। कारण केवल वस्तु का बोध कराने के लिए ही भाषा की रचना नहीं की जाती, वरन इसके अलावा उसके द्वारा उस व्यक्ति के चरित्र, मनोदशा और अभिप्रायों को भी व्यक्त किया जाता है जो उसे प्रस्तुत कर रहा है। कवि का दायित्व यह है कि वह मातृभाषा की शुद्धता की रक्षा करे, क्योंकि भाषा मानव मन का शास्त्रागार है और उसमें अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के सत्र एक साथ छिपे रहते हैं। अर्थात अतीत के प्रयोगों के आधार पर भाषा की शक्तियों का ज्ञान होता है और नए नए संदर्भों में प्रयोग करके उसके अर्थ का विस्तार किया जा सकता है। शब्द और अर्थ का संबंध इतना अन्योन्य आश्रित है कि यदि कोई शब्द को जानता है तो वह वस्तु को भी जानता है। इसलिए यदि हम शब्द प्रयोग में गलती करेंगे तो वस्तु के बारे में भी गलत कर बैठेंगे। शब्दों का अध्ययन शिक्षा की शुरुआत है। अरस्तु के टीकाकार स्कैलाइजर ने लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति का पहला कर्तव्य है कि वह अच्छी तरह सोचे ताकि वह अपने लिए रह सके। दूसरा यह है कि वह अच्छी तरह बोले ताकि वह अपने देश के लिए रह सके।
व्यक्ति, सामाजिक वर्ग तथा संबंध, भाषा के शब्द और मुहावरे, इन तीनों की विशेषताओं से मिलकर किसी व्यक्ति की भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। कल्पना सिद्धांत। कॉलरिज ने दार्शनिक सिद्धांतों को अपनी साहित्य समीक्षा का आधार बनाया। वे आलोचना को एक व्यवस्थित प्रणाली का रूप देना चाहते थे। कॉलरिज के अनुसार आलोचना का उद्देश्य साहित्य रचना के नियमों का पता लगाना है। इन सिद्धांतों को उन्होंने मानव प्रकृति में खोजने की कोशिश की, क्योंकि मानव आत्मा की सृजनात्मकता शक्ति ही उसे जन्म देती है। उनके चिंतन का केंद्र वह सृजन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कविता रूप ग्रहण करती है। यही वजह है कि कविता की व्याख्या पर उनका उतना बल नहीं रहता जितना उसकी सृजन प्रक्रिया पर। कॉलरिज के पहले कल्पना के स्वरूप को लेकर कई तरह की संगत असंगत धारणाएं प्रचलित थीं। वर्ड्सवर्थ ने एक खास तरह की द्रव्य दृष्टि के रूप में इसका बार बार उल्लेख किया। प्लेटो ने कहा था कि कवि जिस समय रचना करता है वह एक प्रकार के उन्माद की स्थिति में होता है। शेक्सपियर ने पागल, प्रेमी और कवि को एक स्तर पर रखा है, क्योंकि इन तीनों में कल्पना का अतिरेक होता है। ड्राइडन ने यह मान्यता व्यक्त की थी कि बड़ी प्रतिभाओं और पागलपन में निश्चय ही नज़दीकी का रिश्ता होता है। स्वच्छंदतावादी युग में सामान्यतः वेशभूषा, मद में झूमते हुए चलने और विशेष रूप से तुनक मिजाजी को कवि या प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का लक्षण माना जा रहा था, और कई कवि अपने आप को प्रतिभावान सिद्ध करने के लिए इस तरह का आचरण करते हुए दिखाई देते थे। इस धारणा के अंतर्गत कल्पना स्मृति की तरह एक यांत्रिक शक्ति पर बनकर रह गई थी, जिसमें सृजन और या नवोन्मेष के लिए कोई स्थान नहीं था। जाहिर है, कल्पना के बारे में उक्त धारणाएं कॉलरिज को मान्य नहीं थी। कल्पना को एक दिव्य शक्ति मानते हुए भी वे उसे रहस्यमय नहीं मानते थे, कारण उसे रहस्यमय मानने का अर्थ होगा अपनी अक्षमता पर पर्दा डालना। उनके अनुसार कवि प्रतिभा की व्याख्या न केवल सहज स्वभाव है, बल्कि यह व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य बुद्धि और विवेक को सहज ग्राह्य हो। जहाँ तक कवि प्रतिभा के उन्माद से संबंध का प्रश्न है, कॉलरिज का मानना है कि यह धारणा अर्ध सत्य है। कल्पना के केवल एक पक्ष पर बल देने का परिणाम है। सामान्य जनों की संवेदना की अपेक्षा कवि की संवेदना अधिक तीव्र और प्रखर होती है। यह संवेदनशीलता प्रतिभा की विशेषता ही नहीं, वरन उसका अविभाज्य अंग है। यदि केवल इसी गहरी संवेदना पर, जो निश्चय ही कवि प्रतिभा का एक घटक है, विचार करें, तो इससे यह संभावना बनती है। यह तो कवि प्रतिभा का एक घटक है। कवि में सामान्य से अधिक गति से वस्तुओं में संबंध स्थापन की क्षमता होती है। एक विचार से दूसरे विचार तक और एक बिंब से दूसरे बिंब तक जाने की सामान्य से अधिक क्षमता यह घटक भी उतना ही जरूरी है। सच्ची प्रतिभा इन दोनों घटकों के परस्पर संतुलन में निहित है। चिड़चिड़ापन और तनुक मिजाजी भी कॉलरिज के अनुसार छोटी या छद्म प्रतिभाओं में देखने में आती है, जो वास्तव में प्रतिभा संपन्न है। उनकी तुलना में ऐसे लोगों की संख्या बहुत होती है जो प्रतिभा संपन्न समझते जाते हैं। तुनक मिजाजी का नाटक ऐसे ही छद्म प्रतिभावान करते हैं। बड़ा रचनाकार दूसरों के दुख और पीड़ा से तो तत्काल द्रवीभूत हो उठता है, किंतु अपने बारे में प्राय शांत संयत रहता है। महान रचनाकारों के बारे में समसामयिकों के विवरण अंतःसाक्ष्य के आधार पर कम से कम यही धारणा बनती है। हमारे छायावादी कवियों में अपने व्यक्तिगत दुख को लेकर निराला में यह आत्मसंयम सबसे ज्यादा है, जबकि किसी दूसरे के दुख के छाया भर से वे द्रवीभूत हो उठते हैं। कॉलरिज के अनुसार मन की जो शक्ति साहचर्य सिद्धांत पर आधारित है और जो बिंब विधान में सक्रिय रहती है, वह यांत्रिक है। उसका संबंध दलित कल्पना और स्मृति से है। दलित कल्पना और स्मृति के बाद मानव मस्तिष्क के जो काम बच रहते हैं, उनका संबंध विवेक और कल्पना से। यही नहीं, इंद्रिय बोध, प्रत्यक्षण आदि सभी स्तरों पर इच्छा शक्ति और विवेक की निर्णायक भूमिका रहती है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हर स्थिति में और हर समय इच्छा शक्ति और विवेक सक्रिय रहते हैं। वे पूरी तरह निलंबित कभी नहीं होते। कल्पना की परंपरागत धारणाओं से संतोष न होने पर कॉलरिज ने 18वीं सदी की काव्य परंपरा में कल्पना का साक्ष्य खोजने की कोशिश की। फ्रांसीसी काव्य परंपरा से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं थी। उनके काव्य में कृत्रिमता थी और जहाँ तहाँ महज नवीनता की आकांक्षा थी। जीवित कवियों में केवल काउपर और बाउल्स ही पहले ऐसे कवि हैं जिनमें स्वाभाविक भावों को स्वाभाविक भाषा में व्यक्त किया गया था। वे पहले ऐसे कवि थे जिनमें उन्हें हृदय और बुद्धि का वह सामंजस्य दिखाई दिया जिससे वे कल्पना
की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानते थे। कल्पना को लेकर इसी ऊहापोह के दौर में उनकी पहली बार वर्ड्सवर्थ से भेंट हुई। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पांडुलिपि से एक कविता पढ़कर कॉलरिज को सुनाई। कविता सुनकर उनके मन पर बिजली जैसा असर हुआ और उनके सामने कल्पना का स्वरूप स्पष्ट हो गया। बायोग्राफिया लिटरेरिया के चौथे अध्याय में इस घटना का बड़ा ही जीवंत विवरण कॉलरिज ने दिया। पूरी कविता में विचार सहज, भाषा सहज, घटना का बड़ा ही जीवंत विवरण कॉलरिज ने दिया है। पूरी कविता में विचार सहज, भाषा सहज, बिंबों का कोई अतिरंजित जवाब नहीं, या गहन भावों का, गंभीर विचारों का सामंजस्य था। कॉलरिज ने पहले कल्पना और ललित कल्पना में कोई भेद नहीं था। उन्हें या तो एक दूसरे का पर्याय माना जाता था या फिर एक ही शक्ति का उच्च और निम्न स्तर। वर्ड्सवर्थ ने मुख्य रूप से कविता सुनते सुनते अचानक उन्हें यह लगा कि कल्पना और ललित कल्पना दो अलग अलग हैं और एक दूसरे से नितांत भिन्न शक्तियाँ। बाद में चिंतन मनन से उनकी यह धारणा पुष्ट हुई। कल्पना को परिभाषित करते समय कई समस्याएं कॉलरिज के दिमाग में थी। कल्पना का एक स्तर ऐसा है जिस पर कवि और अन्य लोगों में कोई अंतर नहीं होता। यह कल्पना का व्यापक स्तर है। इस स्तर पर कवि और अन्य लोगों समान है। दूसरे कल्पना की संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ अंश यांत्रिक भी होता है जिसमें मानव मन कोई सृजनात्मक भूमिका नहीं निभाता। यह यांत्रिक या निष्क्रिय भूमिका किसे सौंपी जाए। तीसरे यांत्रिक कार्य के बाद जो अन्य क्रियाकलाप बचे रहते हैं वे किसके हिस्से में आए। सामान्य जन की कल्पना से भिन्न कवि कल्पना के स्वरूप और प्रकार्य को कैसे स्पष्ट किया जाए। कवि कल्पना करती क्या है, इस बारे में कवि के रूप में उनका अनुभव और अपनी अंतर्दृष्टियां भी थी जिनका अन्वेषण वे कल्पना के स्वरूप विवेचन में करना चाहते थे। कॉलरिज के अनुसार कल्पना के दो भेद हैं, प्रमुख और गौण। प्रमुख कल्पना हमारे संपूर्ण इंद्रिय ज्ञान का आधार है। प्रमुख कल्पना के सहयोग के बिना हमें इंद्रियों से जो कुछ प्राप्त होगा वह एकदम अव्यवस्थित, खंडित और गडमड होगा। इंद्रियों के साथ प्रमुख कल्पना का सन्निकर्ष होने पर हमें दृश्य जगत का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। मुख्य कल्पना की दूसरी विशेषता है जीवंतता। यह एक जीवंत शक्ति है। जीवंत से कॉलरिज का आशय सक्रिय और जैविक, निष्क्रिय और यांत्रिक नहीं। प्रमुख कल्पना के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका रूप विधान जैविक होता है, यांत्रिक नहीं। यांत्रिक और जैविक में अंतर स्पष्ट करते हुए कॉलरिज ने लिखा है, हम भ्रमवश यांत्रिक व्यवस्था को ही जैविक रूप समझ बैठते हैं। जब हम किसी की दी हुई सामग्री पर पूर्व निर्धारित रूप आरोपित करना चाहते हैं तो वह यांत्रिक रूप कहलाएगा। कॉलरिज यह कहना चाहते हैं कि प्रमुख कल्पना इस संसार में ईश्वर की प्रतिनिधि है। कॉलरिज ईश्वर, मानव मन और कल्पना को एक ही स्तर पर रखते हैं। अतः जो विशेषताएं ईश्वर में वे मानव मन और कल्पना में भी दिखाई देंगी, बल्कि कल्पना को तो वे ईश्वर का अत्यंत विराट प्रतिरूप मानते थे। जैसे ईश्वर संसार में सर्वत्र व्याप्त रहता है किंतु कहीं दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार शेक्सपियर जैसे महान रचनाकार अपनी रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी अलक्षित रहते हैं, अपने निजी व्यक्तित्व को कहीं आरोपित नहीं करते। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि शब्द से ही संकेत मिलता है कि मुख्य कल्पना का पूर्व अस्तित्व गौण या विधायक कल्पना के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है। कॉलरिज इन दोनों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं मानते। दोनों में जो अंतर है वह मात्रा और कार्य पद्धति का है, इस प्रकार का नहीं। विधायक कल्पना के लिए संवेदनशीलता अधिक चाहिए, आवयविक इकाई में ढलने की योग्यता अधिक चाहिए। दोनों की कार्य पद्धति में अंतर यह है कि प्रमुख कल्पना जहाँ केवल निर्माण करती है वहाँ गौण कल्पना नाश और निर्माण दोनों। यह अंतर आगे की विवेचना से और स्पष्ट होगा। कल्पना के बारे में कॉलरिज के उपयुक्त विचारों में दार्शनिकता का पुट है। मुख्य कल्पना सीमित मन में असीम सत्ता की आवृत्ति और गौण या विधायक कल्पना उस आवृत्ति की प्रतिध्वनि। इससे हमें अद्वैतवादियों के ब्रह्म और आत्मा का स्मरण हो आता है। कांट, शेलिंग जैसे भाववादी दार्शनिकों का प्रभाव यहाँ प्रत्यक्ष। वस्तुतः कॉलरिज की प्रतिभा का निदर्शन कल्पना के स्वरूप विवेचन में उतना दिखाई नहीं देता जितना विधायक कल्पना की कार्यविधि को निरूपित करने में, अर्थात काव्य सृजन के दौरान यह कैसे क्रियाशील होती है। स्वच्छंदवादी कवि के रूप में स्वअनुभव से भी उन्हें
इसके विश्लेषण में मदद मिली होगी। प्रमुख कल्पना का संबंध जहाँ मनुष्य मात्र से है, वहाँ गौण या विधायक कल्पना कवि कलाकार का विशेष वरदान है। प्रमुख कल्पना की तुलना में सूक्ष्मता या गहराई होने के बावजूद इसका आधार फलक अपेक्षाकृत सीमित होता है। इसका सीधा संबंध कवि रचनाकारों से होने के बावजूद इसका आधार फलक अपेक्षाकृत सीमित होता है। इसका सीधा संबंध कवि रचनाकारों से है, व्यापक जन समुदाय से नहीं। शायद इसलिए कॉलरिज ने इसे गौण कल्पना की संज्ञा दी है। कविता की दुनिया की रचना के लिए वह मुख्य कल्पना की दुनिया का नाश करती है। नाश और निर्माण की इस द्वंद्वात्मक क्रिया में कॉलरिज ने नाश पर पर्याप्त बल दिया। नाश के लिए मिलते जुलते अर्थों की सूचक 3 क्रियाओं का प्रयोग किया: डिसॉल्व्स, डिफ्यूज, डिसिपेट्स। इन तीनों क्रियाओं में डी की आवृत्ति से इसका जो ध्वनि बिंब बनता वह नाश के अर्थ को पुष्ट करता है, उसे और गहराता। नाश की यह क्रिया अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है और शायद अधिक कठिन भी। मुख्य कल्पना की दुनिया का रचनात्मक उपयोग तभी संभव है जब पहले से उसे अच्छी तरह से तोड़ा जाता। कहना चाहिए कि यह नाश पुनर्निर्माण की अनिवार्य शर्त है। पुनर्सृजन का अर्थ तो स्पष्ट ही है, किंतु रचनाशीलता के संदर्भ में नाश का, विलयन का और गलने पिघलाने का अर्थ हो सकता है। बराबर अध्ययन, चिंतन, मनन से प्रमुख कल्पना की इस दुनिया को तोड़ा जा सकता है। शेक्सपियर की रचना पद्धति का विश्लेषण करते समय उन्होंने उक्त धारणा का व्यवहारिक उपयोग भी किया। शेक्सपियर की रचना पद्धति क्या थी? क्या वह कॉलरिज से पहले ललित कल्पना और कल्पना में कोई अंतर नहीं था। वे या तो परस्पर पर्याय थे या फिर एक शक्ति से निम्न और उच्च स्तर। कॉलरिज ने इनमें गुणात्मक अंतर माना कि जो शक्ति बिंब विधान में सक्रिय रहती है और जो नियत, निश्चित तथा यांत्रिक है, उसे उन्होंने ललित कल्पना कहा और मानव मन के सृजनात्मक पक्ष को कल्पना नाम दिया। कल्पना और ललित कल्पना जिस सामग्री को आधार रूप में ग्रहण करती है उसकी प्रकृति एक जैसी होती है, किंतु जहाँ कल्पना जिन पदार्थों का स्पर्श करती है उनमें जीवंतता का संचार कर देती है, वहाँ ललित कल्पना उनका यांत्रिक रूप में संयोजन भर करती है। कॉलरिज के अनुसार ललित कल्पना स्मृति का ही एक रूप है। ललित कल्पना एक ऐसी स्मृति है जो देश काल के बंधन से मुक्त हो। कल्पना और ललित कल्पना दोनों में स्मृति की भूमिका रहती है। इस आधार पर कुछ आलोचकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों शक्तियों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, वे एक ही शक्ति के उच्च और निम्न स्तर हैं। कल्पना और ललित कल्पना दोनों को ही आधार सामग्री स्मृति से मिलती है, किंतु दोनों के परिणाम में अंतर है। कल्पना जहाँ उस सामग्री का कायाकल्प कर देती है, उसमें गुणात्मक अंतर ला देती है, वहाँ ललित कल्पना उनका संयोजन भर करती है। कॉलरिज के शब्दों में यह अपनी संपूर्ण सामग्री जो पहले से बनी हुई होती है बराबर साहचर्य निगम द्वारा ग्रहण करती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ललित कल्पना का स्वरूप निर्देश करते समय कॉलरिज के दिमाग में नवशास्त्रवादी काव्य का, जबकि कल्पना का विवेचन करते समय उनके दिमाग में समसामयिक स्वच्छंदतावादी काव्य का बिंब रहता है। इस विवेचना के बाद मुख्य कल्पना और गौण कल्पना का अंतर समझना कठिन नहीं होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें भेद मात्रा और कार्य पद्धति का, उनमें गुणात्मक अंतर नहीं है। मुख्य कल्पना का स्थान पहले है और गौण कल्पना का बाद में, क्योंकि यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक होती है, जबकि गौण कल्पना चेतन और ऐच्छिक। मुख्य कल्पना मानव मात्र में पाई जाती है, जबकि गौण या विधायक कल्पना कवि का विशेष वरदान है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण करती है, जबकि गौण कल्पना नाश और निर्माण दोनों। कल्पना और ललित कल्पना में तो गुणात्मक अंतर है। कॉलरिज ने ललित कल्पना को देश काल के बंधन से मुक्त स्मृति का एक प्रकार माना है। ललित कल्पना प्रत्यक्ष बोध और स्मृति से उच्चतर है, लेकिन कल्पना से निम्नतर। यह स्थिर वस्तुओं का संयोजन मात्र करती है, किंतु कल्पना एक सृजनात्मक और रूपायन करने वाली शक्ति है जो अनेक का एक में तथा एक का अनेक में साक्षात्कार करती है। कॉलरिज के शब्दों में बुद्धि काव्य आत्मा का शरीर है, ललित कल्पना उसका प्रसाधन है, किंतु विधायक कल्पना उसकी आत्मा है जो सर्वत्र व्याप्त रहते हुए वे प्रत्येक अंग को अनुप्राणित करती है। प्रतिभा और प्रज्ञा में भी कॉलरिज ने अंतर माना है। प्रतिभा जन्मजात होती है, जबकि प्रज्ञा अर्जित। प्रतिभा कल्पना के समान, जबकि प्रज्ञा ललित कल्पना के
प्रतिभा में सृजनशीलता है, नवनिर्माण की क्षमता है, जबकि प्रज्ञा वस्तुओं का संयोजन अर्थात उन्हें एक साथ प्रस्तुत भी करती है। प्रतिभा आत्मनिर्भर या मौलिक होती है, जबकि प्रज्ञा पराश्रित। आलोचना के क्षेत्र में कॉलरिज के योगदान को लेकर आलोचक एकमत नहीं है। रेनवे वेल्क ने काफ़ी साक्ष्य जुटाकर यह स्थापित करने की कोशिश की है कि जिन दार्शनिक सिद्धांतों पर उनकी कॉलरिज की आलोचनात्मक मान्यता आधारित उनमें मौलिकता शायद ही कहीं हो। अधिक से अधिक उन्होंने जर्मनी और इंग्लैंड के बीच एक माध्यम का काम किया। जो एकमात्र आलोचनात्मक कृति उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई उसे जीवनी परक रेखाचित्र कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। उनकी टिप्पणियों में अनेकानेक भ्रांतियां भरी पड़ी है, जैसे कि सामान्यतः टिप्पणियों में देखने में आती। कॉलरिज की दार्शनिक उपपत्तियों में किसी दार्शनिक की शायद ही कोई दिलचस्पी हो, और चूंकि उनकी आलोचना का मूल स्वर दार्शनिकता लिए हुए है, अतः आलोचक उस पर उतना ध्यान क्यों दे। मैथ्यू अर्नाल्ड की तुलना में वे कहीं ज़्यादा प्रतिभा संपन्न थे, फिर भी अर्नाल्ड की श्रेष्ठ कृतियों का आलोचना साहित्य में जो स्थान है, उनकी रचनाओं को शायद ही उसका अधिकारी माना जाए। इस प्रकार कॉलेज के आलोचनात्मक योगदान के बारे में आलोचक एकमत नहीं है। इसके बावजूद उनके लेख के महत्व को लेकर किसी के मन में कोई आशंका नहीं है। कॉलरिज के दार्शनिक विचारों का स्रोत चाहे जो हो, उनकी आलोचना के मूल प्रतिमान अंग्रेजी काव्य परंपरा से ही अनुप्राणित थे। स्वयं कल्पना सिद्धांत का मूल स्वरूप समसामयिक रचनाशीलता के आधार पर वर्ड्सवर्थ की एक कविता सुनकर स्पष्ट हुआ था। उन्होंने यदि कोई प्रभाव ग्रहण भी किया तो अपनी शर्त पर, फिर भी उनकी संवेदनाओं में समन्वित होकर उन विचारों में भी एक विलक्षणता आ गई। मेरे दार्शनिक विचार मेरी संवेदनाओं से समन्वित हैं या उनसे निकले हैं, और इससे मेरी लेखन शैली में भी एक विलक्षणता आती है। कॉलरिज ने अंग्रेजी आलोचना को दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। सृजन प्रक्रिया को केंद्र में रखकर विभिन्न आलोचनात्मक प्रश्नों पर गहराई से विचार करने वाले वे पहले समीक्षक हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा और नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा कहा गया। कॉलरिज के कल्पना संबंधी विचारों को पढ़ते समय भारतीय काव्य शास्त्र के प्रतिभा संबंधी विवेचना की याद ताज़ा हो जाती है। उसके बाद है मैथ्यू अर्नाल्ड, कला और नैतिकता। तो इस लेसन को भी हम पढ़ेंगे।